जी एसोसिएशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला टेस्ट आपको प्राप्त हो सके। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके लिए, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध रीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी? शाहनवाज खान, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल या मुल्ला दो प्याजा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। साथ ही अकबर के ये अर्थ मंत्री भी थे। क्या थे? अर्थ मंत्री थे टोडरमल। टोडरमल 1572 ईस्वी में अकबर के सेना में भर्ती हुए थे। इनको जो है अकबर ने गुजरात का दीवान बनाया था और एक पद दिया था जो एग्जाम में पूछा जाता है, दीवान ए असफ। क्या पद दिया था? दीवान ए असफ दिया था। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे और इन्होंने एक पत्र जारी किया था, स्मरण पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने से जो है लोगों और देश की प्रगति हो सकती है। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे जब इन्होंने अपना स्मरण पत्र जारी किया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी पूछता है कि मैकाले के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा आचार्य JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर चांसोर या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल में भू राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया जाए तथा उसे कितने समय तक के लिए जाए, इस पर अंतिम निर्णय कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर, याद रखी रहिएगा, सर जॉन शोर के सहयोग से किया और अंतिम रूप से जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। सर जॉन शोर ने क्या किया कि जमींदार जो है भूमि के स्वामी हैं। 1790 ईस्वी में 10 वर्ष के लिए व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन बाद में 1793 ईस्वी में जो है इसे अस्थाई कर दिया गया, इसलिए इसका नाम जो है अस्थाई बंदोबस्त रखा गया या कहा गया। हमारा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है इन्होंने भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क जो है प्रथम अध्यक्ष थे और 1908 ईस्वी में जो है आगा खां जो है मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने 1905 ईस्वी में इस संस्था का जो है स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है एक और संस्था की स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में। उसका नाम याद रख रहिएगा, रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु या रामा स्वामी नायकर। तो इसके सही जवाब होगा ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक समाज के क्या थे? संस्थापक थे। कब स्थापना हुआ था इस संस्था का? ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1873 ईस्वी को जो है सत्यशोधक समाज का स्थापना हुआ था।
और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये ज्योतिबा फुले कहाँ से संबंधित थे, ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। एक समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी का क्या था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, ये हम जानी गए हैं। साथ में 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन चलाया गया, उस समय गांधी जी ने जो भी उनको पदक मिला था, केसर-ए-हिंद, जुलू पदक या बोअर पदक, सब पहले उन्होंने वापस किया और साथ में सभी को जो है इस आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये आंदोलन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि 5 फरवरी 1922, ये डेट आपको याद होगा, इसी दिन जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। कब किया? 12 फरवरी 1922 को जो है ये आंदोलन को बंद कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पटाभी सीतारामैया या वल्लभ भाई पटेल को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह क्या था कि 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। फिर 1939 में जो है त्रिपुरी का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होते हैं। और महात्मा गांधी ने अपने एक सहयोगी पटाभी सीतारामैया को भी उस चुनाव में लड़ा दिया था, जिसमें पटाभी सीतारामैया जो है बुरी तरह से सुभाष चंद्र बोस से क्या हुए थे? हार गए थे। हारने के बाद जो है गांधी जी को ये बात हजम नहीं हुई और वो जो है इसको अपने आत्मसम्मान पे ले लिए, जिससे कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र उनके सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या CR दास? तो इसका सही जवाब होगा विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर चुने गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? इसका सही जवाब होगा प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में जो प्रमुख बातें और पूछी जाती है कि कितनी धाराएं थीं, तो याद रखिएगा 321 धाराएं थीं और अनुसूची कितनी थी? 10 अनुसूची थी 1935 के अधिनियम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसी पर एक क्वेश्चन है। क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत है। शुभ दिन वाला भी गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन इस तिथि को मनाया गया था 26 जनवरी को, ये भी गलत है। ये आपका सही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को जो है संविधान लागू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा? तो आप जानते भी होंगे कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? कोयला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपतित्व प्रथा को मानती है? पहला गोंड, दूसरा नागा, तीसरा जौनसारी या चौथा टोडा? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है या 1 और 4 सही है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है लिहाज से एग्जाम के, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
3 और 4 सही है, यानी बहुपतित्व प्रथा को मानने वाले जौनसारी और टोडा हैं। कुछ और जनजातियां हैं जो कि बहुपतित्व प्रथा को मानती हैं, उसका भी नाम आप याद रख रहिएगा, टोडा, कोटा, टोडा, कोटा, बोटा, टोडा, कोटा, बोटा, नायर, नायर और ईराना। क्या? ईराना। तो बहुपतित्व प्रथा को मानने वाले जो आदिवासी हैं उनमें जौनसारी हो गए, टोडा हो गए, कोटा हो गए, बोटा हो गए, नायर हो गए और ईराना हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है। भारतीय, इसका कारण क्या है कि भारतीय नगर कम नियोजित है। अब इसमें आपको बताना है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है, ये बात सही है। भारतीय नगर कम नियोजित हैं, ये भी बात सही है। तो यानी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इसका जो है नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तापी, जलीय, आणविक वायु, तापी, आणविक, जलीय वायु, जलीय, आणविक, तापी वायु या आणविक, जलीय वायु, तापी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तापी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत पहले तापी है, इसके बाद दूसरे स्थान पर जलीय आता है, फिर इसके बाद आणविक आता है और लास्ट में वायु आता है। जो ये सीरीज दिया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले तापी होगा, जलीय होगा, फिर आणविक होगा और लास्ट में वायु होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण, बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। ये भी कारण और कथन वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिए इसमें क्या सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसमें भी ए और आर दोनों सही हैं, यानी कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन मुख्यतः रेलवे द्वारा किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और पश्चिमोत्तर राज्य में कोयला खनिज संसाधन का अभाव है, अतः कोयला जो है कहाँ से मंगाया जाता है? पश्चिमोत्तर राज्य में, बंगाल और झारखंड से, इसलिए कारण भी सही है। इसलिए आपका क्वेश्चन का ये आंसर जो है बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन में अग्रगण्य राज्य हैं। हमारा अगला प्रश्न कि भारत में संकार यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका सही जवाब होगा जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश या पालघाट केरल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये गलत है, यानी लिपुलेख उत्तराखंड में है, ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, ये भी सही है। पालघाट केरल का दर्रा है, ये भी सही है। तो नाथुला कहाँ का दर्रा है? नाथुला जो है आपके सिक्किम का दर्रा है। जेलेपला और नाथुला याद रख रहिएगा, जेलेपला और नाथुला ये दोनों जो है अरुणाचल सिक्किम के हैं। और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाला जो दर्रा है वो बोमडीला दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? बोमडीला दर्रा। बोमडीला एक बार मैं बता दूं आपके लिए कि जम्मू कश्मीर में बुर्जिला और जोजिला पाया जाता है। बुर्जिला और जोजिला है। हिमाचल प्रदेश में
जो दर्रा पाया जाता है वो सिपकीला, बारालाचला और रोहतांग है। उत्तराखंड में थाकला लिपुलेख है। सिक्किम में जेलेपला और नाथुला है जो मैंने अभी बताया। अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडीला है और केरल में पालघाट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? भूटान, भारत, नेपाल या श्रीलंका? यानी इसका सही आंसर होगा श्रीलंका में जो है सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व की लगभग हमारा अगला प्रश्न, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है, किस चीज़ से? आर्थिक सुरक्षा से, खाद्य सुरक्षा से, शिशु सुरक्षा से या सामाजिक सुरक्षा से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। विश्व की 80% जनसंख्या जो है खाद्य सुरक्षा से संरक्षित नहीं है, यानी खाद्य की आपूर्ति अति आवश्यक है देशों में। हमारा अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल, तापमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल? तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए जो है आयन मंडल जिम्मेदार है। जो रात की घटना होती है उत्तरी ध्रुव प्रकाश और किस मंडल में होता है? आयन मंडल में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, चीन का, जर्मनी का, जापान का या यूनाइटेड किंगडम का? तो इसका सही जवाब होगा रूर बेसिन जो है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है? जर्मनी का। रूर जो है क्या? रूर जो है जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। रूर क्या है? जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक नदी है और इस नदी घाटी में कोयला खनन उद्योग स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से देशों में कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? ब्रुनेई, कोलंबिया, वेनेजुएला, केन्या? ऑप्शन देख लीजिए, 1 2, 2 3, 3 4 और 1 4। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा बी, 2 और 3, यानी कोलंबिया और केन्या जो भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। तो भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं इनको आप याद रखे रहिएगा, ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्नियो, सेलिबीज, न्यू गिनी या तिमोर? तो इसका सही जवाब होगा बोर्नियो। इसका सही जवाब क्या है? बोर्नियो। बोर्नियो जो है क्या विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन से नंबर का? तीसरे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ये स्थित है और साथ में यह 3 देशों से विभाजित है। वो 3 देशों का नाम याद रखे रहिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। यह 3 देशों से जो है ये विभाजित है। कौन? आपका बोर्नियो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन होता है। किसका? कच्चा इस्पात का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? 1/3 से अधिक, 1/3। चीन से, जापान से, रूस से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो इसका सही जवाब होगा चीन। चीन में सबसे ज़्यादा कच्चा इस्पात होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन सिटी अवस्थित है इटली में, जापान में, मैक्सिको में या दक्षिणी अफ्रीका में? तो याद रखे रहिएगा, इसका सही जवाब होगा सन सिटी जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या चीन? तो इसका सही जवाब होगा चीन। तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है और इसके उत्तर में किसके? तकलामाकन ये जरूर याद रख रहिएगा, क्वेश्चन कई बार ये IAS में भी पूछा है कि तकलामाकन के उत्तर में क्या स्थित है। तो इसके उत्तर में एक पर्वत स्थित है, थ्यान सान। तकलामाकन के उत्तर में स्थित है थ्यान सान पर्वत। कौन सा पर्वत? थ्यान सान, उत्तर में। और दक्षिण में जो है आपका एक और पर्वत है जिसका नाम है क्यून लून पर्वत। यानी कि उत्तर में थ्यान सान पर्वत और दक्षिण में क्यून लून पर्वत। ये IAS का क्वेश्चन है,
इसको याद रखे रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? बाब अल मंदेब, हॉर्मुज, बोस्पोरस या मलक्का। हिंद महासागर और लाल सागर, सागर में जो है याद रखे रहिएगा किसको किसको अलग करने की बात हो रही है। तो हिंद और लाल सागर को जो अलग करता है जल संधि, उसका नाम है बल अल मंदेब, बॉब अल मंदेब। हिंद सागर और लाल सागर को अलग करने वाली जल संधि। और आज का हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बाकू जिसके खनन के प्रसिद्ध है वह है स्वर्ण, लौह अयस्क, खनिज तेल या जस्ता। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खनिज तेल। बाकू क्षेत्र खनिज तेल के खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ में बाकू में सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा गहरे तेल के कुएं कहाँ पाए जाएंगे? बाकू में पाए जाते हैं। और सबसे लंबी पाइपलाइन भी बाकू में ही बिछाई गई है। इसी के साथ ये टेस्ट हमारा समाप्त होता है। अगले टेस्ट के लिए हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।